अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेज नंबर 347, 13th एडिशन रफ़ीका, और चैप्टर नंबर 21 थॉरैक्स से स्टार्ट करना है हमने। पिक्चर मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया आपके, वो खोलो और देखो। जी डॉक्टर सलाह। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है बाद में, क्योंकि मैं तो अभी ड्यूटी पे हूँ और मेरे पास रफ़ी तो नहीं है मैडम अभी। रफ़ी नहीं है, अच्छा चले मैं ट्राई करती हूँ, होप सो। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ना है सर्फेसिस और बॉर्डर ऑफ द हार्ट। हार्ट का ये जो मैंने आपको पिक्चर शेयर की है उसमें मेनली जो ये जो मैंने बनाई है आपको शो कराई है, ये है एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। आगे से सामने से हम देख रहे हैं, इसमें मेनली किसकी कंट्रीब्यूशन है? राइट वेंट्रिकल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल जो साइड पे छोटा सा बना हुआ है, इसकी कंट्रीब्यूशन कम है, इसी वजह से हमने इसे ऑरिकल लिखा है, लेफ्ट ऑरिकल। साथ में देखो राइट एट्रियम, और ऊपर की साइड पे है सुपीरियर वेना केवा, साथ में आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आप ये डायग्राम जहन में रखते हैं फिर ही आपसे ये बॉर्डर और सर्फेसिस हो पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही मिक्स हो जाते हैं। स्टेर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, अब मेनली देखो ये मैंने आपको कहा कि एंटीरियर सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस में बिल्कुल सामने मेनली क्या चीज पड़ी हुई है? राइट वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। यही नजर आ रहा है ना हमें, मेन यही चीज नजर आ रही है, राइट वेंट्रिकल। तो ये क्या बना रही है? स्टेर्नोकोस्टल सरफेस, इसका मतलब स्टर्नम के नीचे कोस्टल बॉर्डर या रिब्स के बिलो जो सरफेस एरिया है वो है हमारे पास एंटीरियर। ठीक है, और उसका मेनली बॉर्डर कौन बना रहा है? राइट वेंट्रिकल बना रहा है। और याद रखो हमेशा अगर मिड प्लेन में देखें तो उसमें राइट साइड 1/3 पड़ा है हमारे पास, लेफ्ट साइड पे 2/3, मतलब मेनली हमारा जो हार्ट है ना वो लेफ्ट साइड पे पड़ा है। हार्ट का 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा है। डिस्टर्ब हो रही है? अच्छा एक मिनट। अच्छा मैं कह रही थी हार्ट जो है वो है कोनिकल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ा है? हमारी मीडियस्टाइनम में पड़ा है। मीडियस्टाइनम के दो पार्ट होते हैं, सुपीरियर मीडियस्टाइनम है, इंफीरियर मीडियस्टाइनम है। जो इंफीरियर मीडियस्टाइनम है इसे फर्दर हम 3 में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। अब जो मिडल पार्ट है ना उसमें हमारा हार्ट पड़ा हुआ है। अब हार्ट कैसे पड़ा हुआ है? थोड़ा कोनिकल शेप है, मतलब 2/3 पार्ट जो है ना इसका हमारी लेफ्ट साइड पे है, 1/3 पार्ट जो है इसका हमारी राइट साइड पे। इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी स्टेर्नोकोस्टल सरफेस की बात। स्टेर्नोकोस्टल सरफेस या मेनली जो एंटीरियर व्यू हम देखते हैं ना हार्ट का, उसमें मेनली हमें क्या नजर आ रहा है? राइट वेंट्रिकल नजर आ रहा है। राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, अब देखो राइट बॉर्डर मेनली राइट एट्रियम की वजह से बन रहा है। अब राइट बॉर्डर का कैसे पता चलेगा? हमारी जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे मेनली क्या पड़ा है हमारा? राइट एट्रियम पड़ा हुआ है। राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट ऑन द एक्सरे, अगर हम करते हैं एक्सरे की बात तो उसमें सुपीरियर वेना केवा प्लस राइट एट्रियम ये दोनों पड़े हैं। अब जो डायग्राम मैंने आपको शेयर किए उस तरह डायग्राम बनाओ और उसके साथ साथ लिखते जाओ ताकि एंड में यही डायग्राम आपको याद रहेगी। एंटीरियर सरफेस या स्टेर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट मेनली फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगा? राइट वेंट्रिकल से। सब कोस्टल सरफेस, सब कोस्टल जो सरफेस होती है ना हार्ट की, इसे हम कहते हैं डायफ्राग्मेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट। ये मेनली किससे बनती है? एंटीरियर वॉल ऑफ विच हार्ट चैम्बर? राइट वेंट्रिकल से। मतलब सब कोस्टल सरफेस भी राइट वेंट्रिकल से बन गई, और ऊपर हमने क्या पढ़ा है? स्टेर्नोकोस्टल सरफेस, वो भी किससे बन रही है? हमारी राइट वेंट्रिकल से बन रही है। अब यहाँ पे एक आता है आपका कार्टेगनर सिंड्रोम। कार्टेगनर सिंड्रोम क्या होता है? उसमें लेफ्ट एट्रियम की डायलिटेशन होती है जो कि कंप्रेशन करती है इसोफेगस की।
क्योंकि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है ना वो बैक साइड पे पड़ा हुआ है, जो बेस है, बेस ऑफ द हार्ट, वो पीछे की तरफ है, ठीक है। और पीछे की तरफ वो जो बेस ऑफ द हार्ट है वो कौन बना रही है, वो बना रही है हमारी लेफ्ट एट्रियम। अब इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम होगा तो ये क्या करेगा, पीछे बेस ऑफ द हार्ट के पीछे पड़ा हुआ इसोफेगस, तो इसने जाके इसोफेगस को कंप्रेस करना है। एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो वो भी डैमेज होगी, काज डिस्फेजिया या फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इसे हम क्या कहते हैं, कैटेगनर सिंड्रोम कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब डायलेटेशन होती है लेफ्ट एट्रियम की, वो कंप्रेस कर देता है इसोफेगस को और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्यों हो रहा है, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है इसोफेगस की, इसी वजह से डिस्फेजिया होगा। और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, कार्टेगनर सिंड्रोम कह रहे हैं। अब हम कहें बेस या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, वो किससे बनेगा, लेफ्ट एट्रियम से बनेगा। बेस या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट किससे बनता है, लेफ्ट एट्रियम से बनता है। एपिक्स या फिर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, आल्सो कॉल्ड डायफ्रैग्मेटिक और इंफीरियर सरफेस। अगर हम एपिक्स ऑफ द हार्ट की बात करें, जो कि लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट भी कहलाता है, उसे कौन बना रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है। इसे हम क्या कह रहे हैं, डायफ्रैग्मेटिक या फिर इंफीरियर सरफेस। अब आपकी सारी सरफेसेस भी कवर हो गई हैं और बॉर्डर भी कवर हो गए। इसकी डायग्राम ना थोड़ी सी व्हाइट बोर्ड पे बना के तो मैं शेयर कर दूंगी, फिर वहां से भी समझ लेना। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर आर्च ओवर द रूट ऑफ लेफ्ट लंग। याद रखना, लेफ्ट लंग वाली साइड पे क्या होगा, एओर्टा होगा। लेफ्ट लंग वाली साइड एओर्टा होता है। अब हमने ना स्ट्रक्चर्स देखनी है राइट और लेफ्ट लंग की। अगर तो लंग के आगे और पीछे की बात करें कि क्या क्या पड़ा है, तो हमने ओवरऑल याद रखना है लंग्स में एंटीरियरली क्या पड़ा है और पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, ठीक है। फ्रंट से याद रखो, फ्रंट पे फ्रेनिक, फ्रंट फ्रेनिक। पीछे से याद रखो वागस, पीछे फ्रंट फ्रेनिक, वागस पीछे। स्ट्रक्चर एंटीरियर रूट ऑफ बोथ लंग, हमने ये नहीं कहा राइट है कि लेफ्ट है, हमने कहा दोनों लंग के एंटीरियरली क्या पड़ा है, तो वो क्या होगा, फ्रेनिक नर्व होगी। अगर बात करें स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू रूट ऑफ बोथ लंग, अगर दोनों लंग्स के पोस्टीरियरली की बात करें तो क्या पड़ा है हमारे पास, वॉगस नर्व पड़ी हुई है। बुक इस वक्त सबके पास है सिवाय डॉक्टर तलहा के। मैडम मैंने भी पीडीएफ खोल ली है, मिल गई है मुझे। चलें गुड, मैं आपके लिए पीडीएफ शेयर करने के लिए उठी थी। थैंक यू मैडम। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर एंटीरियर टू रूट ऑफ बोथ लंग, हमने कैसे याद किया है कि फ्रेनिक आगे, वॉगस पीछे, पीछे की तरफ क्या होगा, स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू रूट ऑफ बोथ लंग क्या पड़ा है हमारे पास, वॉगस नर्व पड़ी हुई है। अब अगर हम राइट और लेफ्ट लंग को अलहदा अलहदा याद करें, तो लेफ्ट साइड पे तो वैसे ही याद रखो हमारा हार्ट है, तो वहां पे आर्च ऑफ एओर्टा या एओर्टा तो पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अगर राइट साइड पे बात करें तो राइट लंग रूट पे क्या पड़ा है हमारे पास, ए जाइगस वेन पड़ी हुई है, ए जाइगस वेन पड़ी
है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना पूरा नहीं लिखा हुआ, पूरा लिख लो। ओवर लेफ्ट लंग रूट पोस्टीरियरली क्या पढ़ा है? एओर्टा। अगर एंटीरियरली की बात करें तो उसमें हमारे पास एजाइगस वेन पड़ी है। एजाइगस वेन लेफ्ट लंग रूट के एंटीरियर है या राइट लंग रूट के? राइट लंग रूट के एंटीरियरली पड़ी है हमारे पास एजाइगस वेन, और लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने याद किया हुआ है कि लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट है, इतना हमने याद किया हुआ है ना, तो हार्ट से ही निकलता है क्या? एओर्टा। तो एओर्टा किस साइड पे होगा? लेफ्ट साइड पे। लेकिन कहाँ पड़ा है? पोस्टीरियरली पड़ा है, रूट ऑफ द लंग के पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक रिलेशन विद द ब्रोंकस एट हाइलम ऑफ द लंग। इसका नमोनिक हमने रैल से याद करना है, RALS, राइट एंटीरियर और लेफ्ट सुपीरियर। ये ना भी याद करो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना याद होना चाहिए कौन सी स्ट्रक्चर लंग रूट के एंटीरियरली पड़ी है, कौन सी पोस्टीरियरली पड़ी है। दूसरा, आपने जब स्टेटमेंट पढ़नी है गौर से पढ़नी है कि लंग रूट की बात कर रहे हैं या राइट लंग या लेफ्ट लंग रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट लंग इज मोर कॉमन साइट इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। मतलब राइट लंग में जितनी भी इनहेल फॉरेन बॉडी होती है वो राइट लंग में ज्यादा जाती हैं। क्यों? उसका ब्रोंकस जो होता है वो छोटा होता है, छोटा होता है और मोटा होता है, वाइडर होता है उसका एरिया। उसकी लेंथ कितनी होती है? राइट वाले की 2.5 सेंटीमीटर, जबकि लेफ्ट वाले की कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। वो जरा लंबा होता है और उसकी जो विड्थ है ना वो कम होती है। बिकॉज राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इज वाइडर, मोर वर्टिकल एंड शॉर्टर देन द लेफ्ट। अब राइट की वो बात बता रहे हैं कि वाइडर है लेफ्ट की निस्बत, वर्टिकल है और शॉर्टर है। While during bronchoscopy, the first structure visualized is, अब जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो पहली चीज हमें क्या नजर आती है? अपर लोब ब्रोंकस नजर आता है। अगर आपने कोई चीज एस्पायरेट कर ली है जैसे पीनट, अगर अप राइट पोजीशन में होंगे तो ये जाएगी बेस के ऊपर, एंटर इन बेसल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। लेकिन अगर आप सुपाइन पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में ये कहां जाएगी? एपिकल या फिर सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब जाएगी। और आपने प्रेफर करना है राइट साइड को देन लेफ्ट। क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि जो राइट साइड है वो मोर वर्टिकल है, वाइडर है और शॉर्ट, उसमें चीजें जाने का चांसेस ज्यादा होते हैं, इसी वजह से। अच्छा, एक और सिनेरियो आता है, उसमें होता है कि एक बच्चा है, उसने पीनट वगैरह ले ली और उसकी ना वो लेफ्ट साइड पे चला गया सारा। तो क्योंकि अब हमने याद किया है कि राइट साइड पे ऐसा होता है, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें साइटस इन्वर्सस हुआ है उस बच्चे में, इसी वजह से उसका लेफ्ट साइड पे जाता है। ये शायद आगे हो, वरना आपकी एसकेस में है ये। व्हाट नर्व लूप अराउंड आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा के अराउंड जो नर्व लूप बनाती है वो कौन सी है? लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये वैसे मैंने आपको डायग्राम पहले दिखाई हुई है गायनी वालों को, तो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्च ओवर रूट ऑफ राइट लंग। तो राइट लंग, अब देखो यहाँ पे गौर करो, राइट लंग की उन्होंने बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि रूट ऑफ द लंग। राइट लंग के अराउंड क्या है हमारे पास? ए जाइगस वेन है। A boy inhale a coin in which bronchus the coin will lodge. इनहेल किया कॉइन को, वो कौन से ब्रोंकस में जाएगा? तो वो राइट लोअर ब्रोंकस में जाएगा। इनहेल्ड फॉरेन बॉडी इन विच सेगमेंट, सेगमेंट की बात करें तो वो भी क्या होगा? राइट लोअर ब्रोंकस। Surgeon is performing bronchoscopy on a patient, which of the following will be seen first by the surgeon। अब आपने ब्रोंकोस्कोपी की तो सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? ऊपर वाला लोब, जाहिर सी बात है, राइट अपर लोब ब्रोंकस नजर आता है। फॉरेन बॉडी मोस्ट कॉमनली गोज टू, कहां जाएगा? राइट साइड पे, राइट लंग लोअर लोब, अगर तो आप अप राइट पोजीशन पे हैं। लेकिन अगर आप लेटे हुए हैं तो फिर कहां जाएगा? एपिकल पोजीशन में जाएगा। ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है BCQ, इसे याद रखना है आपने। A patient with the aspiration pneumonia develop chest pain with dullness on percussion in
the area of medial to the medial border of scapula on elevation of the arm. Which part of the lung is most likely be affected? कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? राइट एपिकल लोब अफेक्टेड होगा. Medial border of the scapula on elevation of the arm corresponding to oblique fissure of the right apical lobe. Oblique fissure क्या होता है? किसी को आता है oblique fissure का लेवल आता है, क्या होता है और क्या लंग्स में what is oblique fissure? खाना तो कर दो. लंग्स वैसे देखे हुए है ना, एनाटमी में किया था ना, देखा था ना लंग्स को. चलो गुड. जो पूरा का पूरा लंग आप अपने हाथ में पकड़ो ना, उसमें एक ओब्लिकली एक फिशर टाइप बना होता है जो उसे डिवाइड कर रहा होता है. आल्दो वो उसे दो हिस्सों में डिवाइड मतलब इस तरह नहीं कर रहा होता इक्वली, लेकिन उसमें फिशर होता है जो बकायदा आपको नजर आ रहा होता है. उसे हम कह रहे होते हैं ओब्लिक फिशर. और वो कहाँ पे होता है? एट द लेवल ऑफ T3 टू T6. ओब्लिक फिशर ऑफ द लंग कहाँ पे होता है? एट द लेवल ऑफ T3 टू T6. अच्छा, लंग कौन सी मीडियस्टाइनम में होता है? लंग हमारा होता है मिडल मीडियस्टाइनम के अंदर. मिडल मीडियस्टाइनम के अंदर. ठीक है. दो तरह के ना हमारे, एक तो राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है. जो राइट वाला लंग होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है देन द लेफ्ट लंग. क्यों लार्जर होता है? क्योंकि जो लेफ्ट लंग है उसमें वो हमारे हार्ट वाली जगह आ जाती है ना, हार्ट वाला वो नॉच और बाकी सारा एरिया. तो इसी वजह से लेफ्ट वाला छोटा होता है. राइट वाला जो होता है ना वो लिटिल लार्जर होता है. और कहाँ पे होता है? मिडल मीडियस्टाइनम के अंदर होता है. अब देखो, मिडल मीडियस्टाइनम के अंदर हमने हार्ट पढ़ लिया और दूसरी चीज क्या पढ़ी? लंग्स. और इसमें बल्जिस होती हैं मोर देन लेफ्ट टू द राइट. अब हमारा जो लंग है वो किससे कवर है? प्लूरा से कवर है. ठीक है. और वो प्लूरा किससे मिलके बना है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है जो कि लाइन करते हैं बाय मीजोथीलियम. और ये बीसीक्यू आता है कि एक बच्चा है, उसने मतलब वही एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसने देखा स्पेसिमेन और उसके ऊपर ना एपिथीलियम जो उसे मिली, तो उसने उसे आइडेंटिफाई किया कि ये मीजोथीलियम है. तो अब बताओ ये स्पेसिमेन किस चीज का है? तो वो लंग्स का होता है. अच्छा, राइट लंग और लेफ्ट लंग का. राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं और 2 फिशर होते हैं. नॉर्मली ये लोब जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, क्योंकि ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से. और मिलते कहाँ पे हैं? हाइलम के लेवल पे एक दूसरे से मिलते हैं. वैसे ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं. और ये सारे किसके अंदर होते हैं? विजरल प्लूरा के अंदर होते हैं. ऑब्लिक फिशर जो है वो क्या करता है? वो सेपरेट करता है इंफीरियर लोब को सुपीरियर लोब से और मिडल लोब से. मतलब ये जो फिशर है ना, इसने डिवाइड कर देना उसे, इंफीरियर लोब को या लोअर लोब को फ्रॉम सुपीरियर लोब एंड मिडल लोब. और जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है वो क्या करता है? वो सेपरेट कर देता है सुपीरियर लोब को मिडल लोब से. अब याद रखना कौन सा फिशर क्या कर रहा है. oblique fissure separate the inferior lobe from the superior lobe and middle lobe. मतलब इन तीनों को अलग अलग करने वाला कौन है? oblique fissure है. अगर हम horizontal fissure की बात करें, वो सेपरेट करता है superior lobe को from the middle lobe. ऐसे ही अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग मैंने आपको बताया कि वो स्मॉलर है देन द राइट. और इसमें 2 लोब्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं बाय द oblique fissure. oblique fissure of left lung slightly more oblique होता है than the right lung. अच्छा, नेक्स्ट देखो, patient in spine position
aspirate gastric content, it will most likely go into, चाहे कुछ भी हो, aspirate कर लिया ना, वो कहाँ जाएगा? epic segment of lower lobe right lung में जाएगा. Percussion of the posterior aspect of the chest along the scapular line in sitting position resonate most likely till which rib? तो ये कहाँ तक जाता है? 10th rib तक जाता है. अच्छा, नॉर्मल जो रेजोनेंसी है वो कहाँ तक होती है? एंटीरियरली जब आप परकस करते हैं तो नॉर्मल रेजोनेंसी कहाँ तक आती है? 2 to 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे आती है, राइट साइड पे. नेक्स्ट है इनहेल्ड फॉरेन बॉडी मोस्ट लाइकली गेट लॉज इन विच ब्रोंकस? तो कौन से ब्रोंकस में जाएगी? राइट लोअर ब्रोंकस में जाएगी. Third, 3-year-old baby inhaled something after which he had SOB on examination. Breath sound on the right were normal while on the left side they are absent. X-ray confirm the foreign body lodge in left lower bronchus. ये देखो आ गया ना, लेफ्ट साइड पे वो कह रहे हैं लॉज हुआ है. तो बताओ ये क्या है? साइटस इनवर्सस है. अब साइटस इनवर्सस होता क्या है? Situs inversus, also called situs transversus or oppositus, is a congenital condition in which the major visceral organ are reversed or mirrored from their normal position. The normal arrangement of internal organ is also known as situs solitus. नेक्स्ट है रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को कौन सप्लाई करता है? सप्लाइड बाय टर्शरी ब्रोंकस. और ये बीसीक्यू आया हुआ है आपका. टर्शरी ब्रोंकस सप्लाई करता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को. देयर आर 10 सेगमेंट दोनों साइड पे. हमारी राइट साइड पे भी 10 सेगमेंट है, लेफ्ट साइड पे भी 10 सेगमेंट है, ठीक है. लेकिन जो अकॉर्डिंग टू सीपीएसपी हमारी बुक में लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे 9 सेगमेंट है. लेकिन अगर 10 सेगमेंट आ जाए तो प्रेफर करना है आपने 10 सेगमेंट इन बोथ लंग्स. समझ आइए बात? हमारी बुक में यही लिखा हुआ है कि राइट साइड पे 10 सेगमेंट है, लेफ्ट साइड पे 9 सेगमेंट है. जबकि सीपीएसपी प्रेफर करता है दोनों साइड पे 10 सेगमेंट को, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी. देयर आर 10 सेगमेंट इन द राइट लंग. अपर लोब 3, मिडल लोब 2 और लोअर लोब 5. तो इसे लिखो 3 to 5. अगर अब के बाद आपने राइट लंग पढ़ना है तो आपने उसे पढ़ना है राइट 3 to 5 एंड 8 to 9 सेगमेंट इन द लेफ्ट लंग. तो इसमें क्या है हमारे पास? अपर लोब 4 और लोअर लोब 4 to 5. मतलब अपर लोब के 4 सेगमेंट हैं और जो लोअर लोब है उसके या तो 4 हैं या 5 हैं. तो ये टोटल कितने हैं? 9 to 10. लेकिन आपने प्रेफर करना है 10 सेगमेंट. अच्छा, इसका नोमोनिक कौन बताएगा मुझे? ए पाम वाला. ये आपने सर्जरी में पढ़ा हुआ है. लेफ्ट लंग सेगमेंट में देखो ए पाम पाम्स के नोमोनिक से हमने इसे याद रखना है. ए से हुआ एपिकल, पी से पोस्टीरियर, ए से एंटीरियर, एल से लैटरल और एम से मीडियल. दूसरे पाम से आपने याद रखना है पी से पोस्ट्रो बेजल, ए से है एंटीरियो बेजल, एल से लेट्रो बेजल, एम से मीडियो बेजल और एस से सुपीरियर. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन इट्स अ पिरामिडल इन शेप विद द एपिक्स पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ हाइलम एंड बेस इन द डायरेक्शन ऑफ टॉप लेयर ऑफ द लंग. इट्स इनकम्प्रेस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू. इट इज एरिएटेड बाय सेगमेंटल या फिर इसे क्या कहते हैं हम? टर्शरी ब्रोंकस कहते हैं. Every section has its own artery, a segmental bronchus of the pulmonary artery. अब वो कह रहे हैं कि हर सेगमेंट का अपना अपना आर्टरी है. हर सेगमेंट की अपनी आर्टरी है
ठीक है, जो कि ब्रांच किसकी है, पल्मोनरी आर्टरी की। और एवरी सेक्शन हैज इट्स ऑन लिम्फेटिक ड्रेनेज और ऑटोनोमिक, जी जी, ए पाम, पाम्स, APALM, ए पाम। Every section has its own lymphatic drainage and autonomic provide। अच्छा, कुछ रिलेशन में बता रही हूँ, ये सारे लिख लो अपनी बुक पे। राइट लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का तो आपने पढ़ा है अभी कि ये लूप अराउंड करती है आर्च ऑफ द एओर्टा बिहाइंड द लिगामेंटम आर्टरियोजम। राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हुक अराउंड करती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब दोनों आपको पता चल गया, लेफ्ट कहाँ पे है, राइट कहाँ पे है। लेफ्ट वाली क्या कर रही है, लूप कर रही है अराउंड द एओर्टिक आर्च बिहाइंड द लिगामेंटम आर्टरियोजम। और राइट वाली क्या कर रही है, हुक अराउंड कर रही है अराउंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये दोनों पास कहां से करती हैं, राइट और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पास करती हैं इन द ग्रूव बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया। आप लिख पा रहे हो या मेरी स्पीड ज्यादा है? यस मैडम, लिख मैम रहे हैं। रिपीट करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व hook around the right subclavian artery, right and left recurrent laryngeal nerve passes in groove between esophagus and trachea। अच्छा, एक और BCQ आता है, स्ट्रक्चर विंडिंग अराउंड द लेफ्ट ब्रोंकस। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, एओर्टिक आर्च। स्ट्रक्चर नॉट मैम वाइंडिंग कंप्रेस्ड इन अराउंड, एओर्टिक, जी जी, मैम स्ट्रक्चर वाइंडिंग अराउंड क्या बताया आपने? लेफ्ट ब्रोंकस इज एओर्टिक आर्च। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर नॉट कंप्रेस्ड इन एओर्टिक एन्यूरिज्म इज फ्रेनिक नर्व। जब एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है तो उसमें फ्रेनिक नर्व कंप्रेस नहीं होगी। लोअर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट सिंपैथेटिक सप्लाई कहां से जाती है, T2 से T4 तक। लोअर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स sympathetic supply via T2 to T4। अच्छा, अब BCQ देखो, हाउ मैनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द राइट लंग। तो राइट लंग में हमने कितना पढ़े हैं, 10। विच लोब हैज 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो हमने कैसे पढ़ा, राइट साइड पे 3 2 5। तो 3 किस में हुए हमारे पास, राइट साइड पे सुपीरियरली। 3 सुपीरियरली है, 2 मिडल में है और 5 इंफीरियरली है। 3 2 5। तो 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, कहां पे होंगे, राइट सुपीरियर में। विच लोब हैज ओनली 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो 2 किस में पढ़े हमने, राइट साइड के मिडल में पढ़े हैं ना, 3 2 5। तो मिडल वाली साइड पे क्या है, राइट मिडल लोब। 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द लेफ्ट लंग, उसे हम क्या कह रहे हैं, मीडियल बेजल। ये BCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लो। 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन लेफ्ट लंग called medial basal। Regarding bronchopulmonary segment supplied by segmental bronchus with terminal branch of artery।
कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ईच सेगमेंट हैज इट्स ऑन आर्टरी। हर सेगमेंट का ना, मतलब यूं समझ लो ये छोटे छोटे घर है, हर घर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, अपनी आर्टरी है, अपने ब्रोंकस है। Tertiary segmental bronchus is differentiated from following is not having। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो not having को, कि इसके अंदर नहीं है कार्टिलेज। किसे ये सेपरेट होगा? बाय द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्यों? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर क्या आ जाते हैं? क्लारा सेल आ जाते हैं, क्लारा सेल्स, जिनके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होती। टर्म पे आके हर चीज प्यारी हो जाती है, उससे हमने याद किया था क्लारा सेल। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। मैंने आपको पहले बताया कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की अपनी अपनी ही आर्टीरियल सप्लाई है, अपना ही ब्रोंकस है, एरिएटेड बाय टर्शरी ब्रोंकस। ट्यूबुलर एयरवे विद लॉट ऑफ एयर सैक, उसे हम क्या कह रहे हैं? एल्व्यूलर डक्ट कह रहे हैं। ये डेफिनेशन है एल्व्यूलर डक्ट की, इसे स्टार करो। ट्यूबुलर एयरवे विद लॉट्स ऑफ एयर सैक इज कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट। कार्सिनोमा ऑफ एपिक्स ऑफ द लंग, विच सेगमेंट कोलैप्स, तो कौन सा सेगमेंट कोलैप्स होगा? अब देखो एपिक्स की बात की है, तो एपिक्स के ऊपर क्या पड़ा है हमारे पास? एपिकल सेगमेंट पड़ा है ना, एपिकल सुपीरियर। If there is a tumor in the right superior lobar bronchus, the bronchopulmonary segment most likely to be collapse would be, तो कौन सा collapse होगा? Apical superior। ट्यूमर ऑफ सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लंग काज कोलैप्स ऑफ विच सेगमेंट। अब देखो फिर से उन्होंने सुपीरियर की बात की है, तो सुपीरियर में क्या पड़ा है हमारे पास? एपिकल सुपीरियर। विद ब्लॉकेज ऑफ राइट सुपीरियर ब्रोंकस ड्यू टू मैस, विच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज लाइकली टू कोलैप्स, तो कौन सा कोलैप्स होगा? राइट एपिकल सुपीरियर। एयर एंटर इन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट थ्रू, कैसे एंटर होती है? थ्रू टर्सरी ब्रोंकाई। क्लारा सेल फाउंड इन, कहां पे होंगे? ऑन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। मैंने आपको बताया कि टर्म पे आके हर चीज प्यारी हो जाती है। देखो कितना प्यारा नाम है क्लारा, तो क्लारा से याद रखो ये कहां पे है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे। और ये बहुत रिपीटेड बीसीक्यू है। डिफरेंस बिटवीन राइट लंग रूट फ्रॉम द लेफ्ट लंग रूट, क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई का डिफरेंस है। राइट लंग डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट लंग, क्यों? क्योंकि राइट वाला स्लाइटली लार्जर इन साइज है, ये मैंने आपको पहले बताया। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर बिकॉज द स्पेस टेकन बाय हार्ट। रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर एक्सटेंड बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल टू एल्वुलाई। नंबर ऑफ डिवीजन इन लोअर एयरवे, लोअर एयरवे में कितनी डिवीजन होती हैं? 23 डिवीजन होती हैं। अब इस 23 डिवीजन को सेगमेंट के साथ आपने वो नहीं करना, मिक्स नहीं करना। 10-10 सेगमेंट दोनों साइड पे हैं, वो हमने मान लिया, लेकिन अगर डिवीजन की बात की जाए तो डिवीजन 23 डिवीजन है। आगे ये जो ब्रोंकस है ना, ये फर्दर डिवाइड होता है इन 23 डिवीजन। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट अरेंजमेंट ऑन राइट साइड पे क्या होगा? 3 to 5। अगर हम बात करें हाउ मेनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द लोअर मिडल एंड अपर लोब। अच्छा देखो, पहले जब हमने राइट साइड पे पढ़ा ना, हमने उसकी तरतीब क्या पढ़ी? सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। अब ये क्या बात कर रहा है? इंफीरियर से, नीचे से शुरू हो रहा है। लोअर, मिडल, अपर हमने याद किया हुआ था 3 to 5। अब ये क्या बन जाएगा? लोअर में 5 है, मिडल में 2 है, अपर में 3 है, तो क्या बनेगा? 5 to 3। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आपने पढ़नी है ना स्टेटमेंट, उसे गौर से पढ़ना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। हालांकि ये है वही चीज 3 to 5, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब नीचे से शुरू कर दिया कि लोअर पहले बताओ, फिर मिडल बताओ, उसके बाद अपर बताओ। नेक्स्ट है एओर्टिक एन्यूरिज्म एट एओर्टिक ओपनिंग इन डायफ्राम, विच स्ट्रक्चर विल बी कंप्रेस्ड, तो कौन सी स्ट्रक्चर कंप्रेस होगी एओर्टिक ओपनिंग में? तो वो होती है आपकी एजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट। इसे आपने याद रखना है वॉइस ऑफ अमेरिका से। ये वॉइस ऑफ अमेरिका क्या है? ओपनिंग्स हैं आपकी डायफ्राम के अंदर। 3 ओपनिंग है डायफ्राम के ऊपर, जो कि स्टार्ट होती हैं 8 के लेवल पे। पहले 8, फिर आएगा T10, फिर आएगा T12, T8, T10, T12।
वॉइस के वी से याद रखना है वेना केवल ओपनिंग। आफ के ओ से याद रखना है इसोफिगल ओपनिंग। और अमेरिका के ए से याद रखना है आपने एओर्टिक हाइएटस। अब वेना केवल ओपनिंग, उसका नाम ही बता रहा है वेना केवा, केवल ओपनिंग है तो उसमें से क्या पास करेगा, इंफीरियर वेना केवा, और साथ में फ्रेनिक नर्व पास करेगी। लेवल कौन सा है, T8 का लेवल। अगर इसोफेगल ओपनिंग की बात करें तो वो कहां पे होगी, T10 के लेवल पे। और उससे जाहिर सी बात है इसोफेगल ओपनिंग है तो उसका नाम भी वही होगा, इसोफेगस पास करेगा और साथ में वगस नर्व पास करेगी। अब देखो T10 का लेवल है तो 10th क्रेनियल नर्व पास कर रही है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और इसोफेगल वेन। अब इसोफेगस से आप तो ये दो चीजें तो याद होगी, क्योंकि इसोफेगल ओपनिंग है तो इसोफेगस पास करेगा और इसोफेगल वेन पास करेगी। क्योंकि ये T10 के लेवल पे है इसलिए 10th क्रेनियल नर्व यहां से पास कर रही है। अब एक चीज एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, इसोफेगस के आर्टरी जो है ना लोअर पार्ट की, वो यही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट है एओर्टिक हाइएटस, ये कहां पे है, T12 के लेवल पे है। और इसमें से क्या पास करता है, आटा, एओर्टा, thoracic duct and azygous vein। ओके 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 डॉक्टर सबा, मेरे असल में दूसरे मोबाइल पे मैं करती हूँ। अच्छा, मैं बता रही थी एओर्टिक हाइएटस का। एओर्टिक हाइएटस में एओर्टा, thoracic duct और एजाइगस वेन, आटा नमोनिक से याद रखना है, ए से एओर्टा, टी से thoracic duct और ए से एजाइगस वेन। इट इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट पोस्टीरियर ऑफ द लार्ज अपर्चर। अच्छा नेक्स्ट है in the diaphragm is at the level of T10 at esophageal opening, which structure is accompanied by esophagus, कौन सी है हमारे पास, vagus nerve। मेरे ख्याल में कोई और ज्वाइन कर रहा है, एक मिनट फिर मैं वहां से ही कर लेती हूँ, असल में फिर रिकॉर्डिंग में इशू आता है।